चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस का रिवीजन। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जो कि आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स क्राइसिस या फिर कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट का रिवीजन वीडियो देख लिया होगा। तो आज चालू करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब बिहेवियर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि गैसेस कैसे बिहेव करता है अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग टेम्परेचर पे। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है। प्रेशर एक तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और वॉल्यूम मास पर यूनिट डेंसिटी होता है और टेम्परेचर का 2 यूनिट जैसे सेल्सियस और केल्विन ये चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले शुरू करेंगे हम लोग इस चैप्टर में 3 लॉ पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक लॉ और हम एवोगैड्रोस लॉ भी 4 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स एक साइंटिस्ट का नाम है। तो वो कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन इनवर्सली रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है V is inversely proportional to P. That means if the pressure rises then volume will decrease और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर विल डिक्रीज। ऐसा इनवर्स रिलेशन रहेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ऐसा इनवर्स रिलेशन रहेगा वॉल्यूम और प्रेशर का। और अकॉर्डिंग टू आवर वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन, वी कैन डू लाइक दिस। P और V को गुना करके एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो फिर ये पी बी इक्वल्स टू कांस्टेंट पी बोला जाता है। ठीक है। अगर समझ में आया तो फिर एक बार दोहरा लेता हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/p और इसमें मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। ऐसा रिलेशन को बॉयल्स लॉ कहते हैं। और अब जानेंगे बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला ग्राफ है हम लोग का प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनाया जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैसा ग्राफ को आइसोथर्मल या फिर आइसोथर्म भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि अगर ये प्रेशर 100 बार है तो वॉल्यूम देखो कितना कम है यहाँ पे ये वाला। ठीक है। अगर प्रेशर घट रहा है, जैसे कि प्रेशर यहाँ पे जैसे कि 10 हो तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है। ठीक है। तो यह कर्व के द्वारा ये दिखाया जाता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है। और ये जैसे कि ये सब पूछा जाता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, तो बोलना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखाई देता है। ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्टली ग्राफ नंबर 4 में आता हूँ मैं। इसमें P वर्सेस V का अलग अलग टेम्परेचर पे दिखाया गया है, जिसमें T1 टेम्परेचर लेस देन T2 है, टेम्परेचर 1 लेस देन T2 है। तो अगर टेम्परेचर अलग रहेगा तो वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ भी अलग रहेगा। और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हर एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब चलेंगे पीवी वर्सेस पी ग्राफ में, जिसमें पीवी जैसे कि मैंने पहले बोला था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है। कुछ भी करो लेकिन पी भी इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पी भी जितना भी प्रेशर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, पी पी भी का प्रोडक्ट का जो ग्राफ होगा वो एक तो कांस्टेंट लाइन होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसे दिखाई देता है तो आप लोगों को बोलना है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब समांतर जो कभी ना मिले, और एक्स एक्सिस का आपको पता है इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद
3 नंबर टॉपिक का ग्राफ देखो यहाँ पे, पी वर्सेस पी का ग्राफ, जो अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर वैसे ही रहेगा। T2 कम टेम्परेचर रहेगा तो वो नीचे रहेगा, T2 ज्यादा रहेगा तो उसको ऊपर दिखना चाहिए, और ये भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहेगा ये दोनों। अब देखेंगे कि P वर्सेस 1/V, मतलब P वर्सेस 1/V कैसे रहेगा। अगर देखेंगे तो P अगर बढ़ेगा तो 1/V भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा का उल्टा रिलेशन क्या होगा, सीधा रिलेशन होगा। तो P वर्सेस 1/V एक स्ट्रेट लाइन रहेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसको बोला अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इसमें भी वैसे ही V वर्सेस 1/P का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, तो आपको बोलना चाहिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये एक ओरिजिन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, विच ग्राफ आर कॉल्ड आइसोथर्म। P वर्सेस V ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसी को आइसोथर्म बोला जाता है। ऐसा करके आंसर देना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा लॉ है हम लोग का चार्ल्स लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा है, क्योंकि इसमें बॉयल्स लॉ जैसा उतना इजी टर्म्स सब नहीं है। At constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas increases or decreases by 1/273 parts of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। इसका मतलब यह होता है कि जब मास और प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहेगा, इसी को बताता है हम लोग का चार्ल्स लॉ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहेगा मास और प्रेशर। और अगर पूछा जाए कि बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आपको बोलना चाहिए मास और टेम्परेचर। और दोनों ही लॉ में मास कांस्टेंट रहेगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और चार्ल्स लॉ में प्रेशर। अब इसका एक्सप्लेनेशन, लॉ का एक्सप्लेनेशन, वॉल्यूम इस तरह से बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये अगर वॉल्यूम बढ़ाना हो तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और अगर वॉल्यूम को घटाना हो तो टेम्परेचर भी घटना चाहिए। और कैसे घटेगा, डायरेक्टली घटेगा, इनवर्सली घटेगा, कैसे घटेगा, ये घटेगा बाय 1/273 पार्ट्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे लिखा भी गया है बाय ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट्स, 1/273 पार्ट से ये बढ़ेगा या फिर घटेगा। बढ़ेगा कब, जब 1 डिग्री, हर एक डिग्री राइज पे इतना बढ़ेगा और हर एक डिग्री फॉल पे इतना घटेगा। और कहां से शुरू करना पड़ेगा, VO इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम कहां से बढ़ाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाना पड़ेगा। ऑल्सो V is directly proportional to टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट स्केल। अब ये एब्सोल्यूट स्केल क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा इलाबोरेटेडली पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ को ऐसा बनाना चाहिए। अब इसमें मास और प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 0 पे कितना वॉल्यूम रहेगा, सोचो कि यहाँ पे इतना वॉल्यूम रहेगा, तो यहाँ से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और इसको पीछे लाया जाए तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो रहा है कोई एक टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर होता है 273 -273 केल्विन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये -273 डिग्री सेल्सियस कोई किसी बुक में -273.15 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है, दोनों ही सही है, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ गिव्स द कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अब ये एब्सोल्यूट जीरो क्या है, जब ये मैं बता रहा था कि वॉल्यूम अगर टेम्परेचर इतना घटाया जाए -273 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाए तो वो गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या है, according to the Charles law, at constant pressure, the temperature, that is -273 degrees Celsius, at which
थ्योरेटिकली, अब प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको थ्योरेटिकली माना जाता है। थ्योरेटिकली अ गैस वुड हैव नो वॉल्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट रहा है, मतलब टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घट रहा है, मतलब टेम्परेचर इतना घटाते जाओ कि वॉल्यूम जीरो हो जाए, ठीक है, इसी को ही एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। अब द स्केल ऑफ टेम्परेचर मेड बाय केल्विन, केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, द स्केल ऑफ टेम्परेचर मेड बाय केल्विन कीपिंग -273 डिग्री सेल्सियस as lower fixed point, that means -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन माना गया है, एंड इट्स 1 डिग्री रीडिंग इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 274 डिग्री सेल्सियस लिखा जाए तो इसको 1 केल्विन बोलना पड़ेगा, यही बोला गया है। एंड इट्स 1 डिग्री रीडिंग इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे मुझे डिग्री लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका रिलेशन होगा थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू थीटा प्लस 273। अगर मेरा टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो तो इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, 32 प्लस 273 केल्विन, और इसका होगा 3 2 5 3 3 0 2 1 305 केल्विन, ठीक है, ऐसा करके जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस हो तो -40 डिग्री सेल्सियस का हिसाब करेंगे, ठीक है, तो 40 प्लस 273, यहाँ पे जितना होगा उतना ही, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0 का 3 3 4 5 6 7 3 और 2 का 2, ठीक है, 33 43 53 63 73, यस, इतना 233 केल्विन, ऐसा करके हिसाब करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है चार्ल्स लॉ इन एब्सोल्यूट स्केल। अब ये एब्सोल्यूट स्केल में ही वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं तो उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस का प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 273 बोल के करना पड़ेगा। At constant pressure, the volume of a fixed mass of a dry gas is directly proportional to absolute temperature. अब ये टेम्परेचर कौन से डिग्री में कौन सा यूनिट में होना चाहिए, केल्विन स्केल में होना चाहिए, ठीक है। ये लॉ को उतना मान्यता नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए चार्ल्स लॉ according to the absolute scale or Charles law in absolute scale, then you have to mention at constant pressure the volume is directly proportional to the volume of fixed mass of a dry gas is directly proportional to the absolute temperature बोल के लिखना चाहिए, ठीक है। अब आता है कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है, बॉयल्स लॉ क्या था, V is proportional to 1 by P और V is inversely proportional to 1 by P, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ पे हम लोग ने पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ है V is proportional to T, that is volume is directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। अब अगर ये दोनों को जोड़ लिया जाए, ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़ लिया जाए बाय द रूल ऑफ जॉइंट वेरिएशन V is proportional to T by P, क्योंकि ये ऊपर है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, अगर इसका डिनोमिनेटर देखा जाए तो डिनोमिनेटर P है, तो ये ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे लाया जा सकता है। इसका मतलब V is proportional to T by P। अगर मैंने पहले क्या किया था, T इधर में मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि P नीचे से ऊपर जाएगा और T ऊपर से नीचे आएगा, तो PV by T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसी का अगर P1 किसी V1 वॉल्यूम का, किसी V1 वॉल्यूम ऑफ गैस का P1 प्रेशर पे T1 टेम्परेचर हो, तो उसका बराबर V2 वॉल्यूम पे P2 प्रेशर का T2 टेम्परेचर रहेगा, ऐसा कंडीशन बनेगा जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2, ऐसा करके याद करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब कोई भी चीज कांस्टेंट ना हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ यूज करेंगे, दैट इज P1 V1 equals to P2 V2, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो V1 by T1 equals to V2 by T2, ऐसा यूज करें, ठीक है।
अब ये P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 को गैस इक्वेशन भी बोला जाता है और ये आइडियल गैसेस पे यूज किया जाता है। और आइडियल गैसेस क्या है? The gas which obeys Boyle's law and Charles law are called ideal gases. आइडियल गैसेस वो गैसेस होता है जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को ओबे करता है। ये एक थ्योरेटिकल गैस है। इट इज यूजफुल अंडर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। और ये गैसेस तभी यूजफुल रहेगा जब हाई टेम्परेचर कंडीशन हो और लो टेम्परेचर कंडीशन हो। ठीक है, अब यूज करेंगे, अब रिवाइज करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। At the same condition of pressure and temperature, that means अगर pressure और temperature constant हो, equal volume of all gases constant, equal number of molecules। इसका मतलब है कि अगर दो चीज का प्रेशर और टेम्परेचर बराबर हो तो इसका वॉल्यूम से बराबर हो तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेम रहेगा। जैसे कि अगर दो कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका टेम्परेचर भी सेम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी सेम टेम्परेचर, प्रेशर भी सेम और ये जार भी 1 लीटर का हो और इसमें पूरा 1 लीटर गैसेस हो, तो इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा उतना ही ऑक्सीजन पे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर रहेगा। एवोगैड्रोस लॉ यही कहता है। Using Avogadro's law, we can prove that at standard temperature and pressure, 1 mole of all kinds of gases occupies 22.4 liter of volume. That means, अगर 1 mole of all kinds of gases, Avogadro's law का यूज करके हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसेस का 1 मोल कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। अब ये 1 मोल किसे कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 2 ठो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 8 टू 16, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, क्योंकि ये 16 ग्राम का मतलब है ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया? Also at STP 22.4 liter of all gases contain the same number of molecules। ठीक है, अब ये 22.4 लीटर, अब देखो इक्वल वॉल्यूम एट इक्वल सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो रहेगा ही, और ये कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा? ये रहेगा आपका 6.022 into 10 to the power 20 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बताया जाता है एवोगैड्रोस नंबर से। The number of molecules present in a gram molecular mass of a substance is called the Avogadro's number and its value is 6.022 into 10 to the power 23। मतलब 1 मोल पे कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा? 1 मोल पे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहेगा, या फिर आयंस भी बोला जाता है, या पार्टिकल्स या फिर एटॉम्स भी लिया जाता है। और 1 मोल कोई भी गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा? वो रहेगा 22.4 लीटर। ठीक है, ऑल्सो यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ वी कैन प्रूव दैट मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। ये चैप्टर 3 का केमिकल कैलकुलेशंस में यूजफुल रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। And according to the Avogadro's law, we know that volume is directly proportional to the number of molecules या फिर number of moles। यहाँ पे देखो वॉल्यूम जितना बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा। और एवोगैड्रोस लॉ पे प्रेशर, टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग का दूसरा टॉपिक जो है गैलोसैक लॉ। When gases combine to form gaseous chemical compounds, the volume of the reacting gases and those of the products are in the ratio of small whole numbers measured under the same condition of pressure and temperature। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी गैसेस कंबाइन हो रहा हो, रिएक्टिंग गैसेस और प्रोडक्ट में जो कॉम्बिनेशन हो रहा हो, वो सभी एक स्मॉल होल नंबर्स पे ही कॉम्बिनेशन करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक गैस फॉर्म कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम अगर यूज करेंगे और क्लोरीन का भी वॉल्यूम अगर यूज करेंगे तो डबल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी फॉर्म। दैट मीन्स ये भी एक तो स्मॉल होल नंबर है, दैट इज 1:1:2, ठीक है। और ये 1 और 1 क्या है, रिएक्टेंट का है, और ये क्या है, प्रोडक्ट का रेशियो है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो कितना हुआ, 1:1:2। अब बी वॉल्यूम में सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर अगर और कांस्टेंट रहे तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन जब कंबाइन करें तो 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी फॉर्म। ये भी अगर n:2n किया जाए तो n काट के यहाँ पे रहेगा 1:1:2। अगर ये वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम रहेगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग ने पिछले बार भी पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आता है आइडियल गैस इक्वेशन। पहले था हम लोग का था कि गैस इक्वेशन जो P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। अब आता है जो कि आइडियल गैसेस फॉलो करता है। अब आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। गैस इक्वेशन खाली दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, जो कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और आइडियल गैस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ का कॉम्बिनेशन है। फ्रॉम द रूल ऑफ, जिसकी ये तो हम लोग को पता है, B is proportional to 1/P and B is proportional to T and B is proportional to N. What is N? N is the number of moles and it is calculated like this. A weight of the gas divided a molar mass of the gas. अब जैसे कि 8 ग्राम O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो आप लोगों को लिखना चाहिए ऑक्सीजन का कितना है मॉलिक्यूलर मास है 2 into 8 दैट इज 16, तो ये हो गया मोलर मास। तो इससे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस, दैट इज 8 1 8 8 2 16 1/2 का मतलब 0.5 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.5। ऐसे करके निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वेट एक रहेगा और मोलर मास आप लोगों को निकालना आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तीन चीज को अगर कंबाइन किया जाए तो प्रोपोर्शनल तो बीच में रहेगा, एन ऊपर न्यूमरेटर साइड में है तो न्यूमरेटर पे ही, ये भी न्यूमरेटर साइड में, ये भी न्यूमरेटर पे ही, और ये डिनोमिनेटर साइड में है तो ये डिनोमिनेटर पे लगाना पड़ेगा। और PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, PV इक्वल प्रोपोर्शनल टू NT। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है। और ये R एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड वैल्यू रहता है, और ये फिक्स्ड वैल्यू क्या इन SI सिस्टम में कितना रहेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये पूरा वैल्यू SI सिस्टम में और लीटर एटम में भी इंपोर्टेंट रहेगा। लीटर एटमॉस्फेयर पे रियल गैस का यूनिट होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कभी MCQ, कभी फिल द ब्लैंक्स, कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन पे बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब आता है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है कि रियल गैसेस डेविएट करता है आइडियल गैसेस से, आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल का मतलब होता है जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को और एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करे, और रियल गैसेस जो प्रेजेंट में होता है, जैसे कि हम लोग को दिखाई देता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी गैस हम लोग दिखाई देता है, जो भी प्रेजेंट है
अभी का एटमॉस्फेयर में और एनवायरनमेंट में, वो गैसेस आइडल गैस से थोड़ा सा अलग ही बिहेव करता है। अब ये बिहेव क्यों ऐसा अलग करता है? जैसे कि हम लोग का आइडल गैस का एजम्पशन होता है, गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और एंड ओ बेस पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, जो अभी आइडल गैस इक्वेशन पता लगा था, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग ने आइडल गैसेस का एजम्पशन क्या लिया है कि इसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और आइडल गैस पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को सभी टेम्परेचर पे फॉलो करेगा। ठीक है, अब जब हम देखें कि रियल गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है, तो ये तो आइडल गैसेस का हम आइडल गैसेस का तो हम खाली एजम्पशन ही ले रहे हैं, और रियल गैसेस का बिहेवियर कैसा रहता है। मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एक्चुअल फाइनाइट स्पेस। अब जो कुछ भी मैटर होगा तो मैटर तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही, और रियल गैसेस भी एक फाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। जैसे कि आइडल गैस में बोला गया है कि वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम या फिर स्पेस ही ऑक्यूपाई नहीं करता है, ऐसा कुछ बोला गया है, एजम्पशन लिया गया है। और रियल गैसेस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होता है, और आइडल गैसेस में एजम्पशन क्या लिया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज अ वैन वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैन वाल्स फोर्सेस नहीं लिखने से भी होगा, लेकिन रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। डू नॉट ओबे गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन। अंडर कोई भी कंडीशन पे पीबी इक्वल्स टू एनआरटी का इक्वेशन को ओबे ही नहीं करता है। ठीक है, अब क्या कारण रहेगा कि रियल गैसेस डेविएट कर रहा है आइडियल गैसेस से। रियल गैसेस एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब रियल गैसेस क्या होता है, अट्रैक्टिव भी फोर्सेस एग्जिस्ट प्रेजेंट होता है, उसमें रिपल्सिव भी फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, और एट हाई प्रेशर attractive forces reduce momentum to transfer to container. This causes object pressure to be lower than the ideal pressure. आइडल प्रेशर का जितना प्रेशर होना चाहिए रियल गैसेस का, उससे कम ही रहता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का बात किया जाए तो गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एक्चुअल स्पेस नॉट अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ये तो जेन्युइन सा बात है कि गैसेस एक मैटर है, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि आइडल गैसेस में एजम्पशन लिया गया है कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम या फिर नो वॉल्यूम, लेकिन हम लोग का रियल गैसेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एट हाई प्रेशर molecular volume becomes significant fraction of the total volume. हाई प्रेशर में भी ये कोई ना कोई फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का तो स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है। ठीक है, अब ये डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल गैसेस बिहेवियर का कॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब रिवीजन है, इतना बड़ा चैप्टर इतना आसानी से शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, इसका मतलब जितना भी सिखाया हूँ सभी का सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राफ, डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है। ठीक है, और एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, ये सब भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ का 6.02 टू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक मोल पे 22.4 लीटर और 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी आता रहता है। ठीक है, उसके बाद गैलुसेक लॉ जो कि वॉल्यूम रिएक्टिंग और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एक तो होल रेशियो में होता है, ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में आइडियल गैसेस इक्वेशन पीबी इक्वल्स टू एनआरटी का एक्सप्लेनेशन। कॉम्बिनेशन तो क्या है, बॉयल्स लॉ लिखो, चार्ल्स लॉ लिखो, उसका जो लॉ में लिखा गया है वही लिखो वेरिएशन टाइप फॉर्म में। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू जॉइंट वेरिएशन बोल के, और आर का एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना पड़ेगा, आर एक रियल गैस कांस्टेंट है। उसके बाद में डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर अभी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा, क्योंकि रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा कब एक्ट करेगा
जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो तभी रियल गैसेस आइडियल गैसेस जैसा बिहेव करेगा। और इसका आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, चार्ल्स लॉ पे, बॉयल्स लॉ पे, एवोगैड्रोस लॉ पे और आइडियल गैस इक्वेशन पे। ठीक है, ये सभी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए थैंक यू। और if you have any problems please comment down in the comment section.